आप देख रहे हैं कि मैं बाइसिकल चला रहा हूँ। आज टोरंटो का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत खुशगवार दिन है। ये साइकिल मेरे दोस्त ने मुझे दी है और मैं आपको आज बताऊंगा कि कनाडा की इस पुरसुकून और आसूदा ज़िंदगी बज़ाहिर इतनी आसूदा है, ये इसकी कोई प्राइस है, इसके क्या अखराजात हैं, यहाँ रहने के किस तरह की जॉब मिलती है, घर कितने के आते हैं, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज बताने लगा हूँ। देखने में तो जब मुल्क से बाहर निकलते हैं सारी जगह बहुत अच्छी लगती है। इवन अगर शहर से भी बाहर निकले तो खूबसूरत मकामात में जाके आदमी उसके शहर में खो जाता है। लेकिन क्या हम वहाँ रहने की प्लानिंग करते हैं? क्या हम कश्मीर, जहलम या कागान, नारान जाते हैं तो उसके लैंडस्केपिंग से और उसके खूबसूरत माहौल से मुतासिर होकर रहते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या हम सोचते हैं कि यहाँ के स्कूलों में अपने बच्चों को डाल दें? जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कनाडा आने में कितने पैसे खर्च होते हैं और कनाडा में रहने में कितने पैसे खर्च होते हैं। ये वो दो बुनियादी सवालात हैं जो हर फर्द जानना चाहता है इससे पहले कि वो कोशिश करे, इससे पहले कि वो कोई ऑफर या इस तरफ देखे। देखिए, दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो आपके मकासद वाज़ेह होने चाहिए। आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर इसलिए जाते हैं कि फाइनेंशियली तरक्की करें या अपने करियर में तरक्की करें, या आप किसी वजह से किसी खास जगह पे अपने रिश्तेदारों के पास रहना चाहते हैं, या फिर कोई चौथी पांचवी छठी वजह हो सकती है। अब मेरी बाइसिकल को ठीक करने में ये मदद कर रहे हैं, तो इन्होंने हवा भर दी है और सीट थोड़ी नीची कर दी और अब ये राइड लगा के निसार साहब आएंगे और बताएंगे कि ये इनके मेयार के लिहाज से ये फिट है, मैं रोड पे मैं इसको लेके निकल सकता हूँ या नहीं। एमएस साहब यहाँ पुराने हैं, 60 सालों से रह रहे हैं और पुराने दोस्त हैं हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन जो भी आपका मकसद है उसको सबसे सामने रखना है, उसको सबसे ज़्यादा फोकस देनी है। अगर आपका मकसद वही है जो कि ज़्यादातर लोगों का है कि बाहर जाना चाहते हैं इसलिए कि वो कुछ पैसे जमा कर लेंगे, कुछ सरमाया जमा कर लेंगे, जिसको जमा करके वो फिर आगे की ज़िंदगी में उनको आसानियां पैदा होंगी, बच्चों की तालीम में, सेहत में, या फिर कुछ लोगों का ख्याल होता है कि उसके ज़रिए वो अपने ख़ानदान की मदद कर सकेंगे, घर बना सकेंगे, पैसे जमा करके लाएंगे, कोई बिज़नेस खड़ा करेंगे अपने मुल्क में, और इस तरह के मिलते जुलते टारगेट। इस ज़माना कनाडा आने के 120 के करीब इमिग्रेशन के दरवाजे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो स्टूडेंट्स का आना है या वर्क परमिट पे आना है। और तीसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि जो एक्सप्रेस एंट्री है जिसमें मुख्तलिफ सूबों की स्कीमें हैं उसमें भी लोग आते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में लोग आ सकते हैं, फिर लोगों के रिश्तेदार होते हैं, फैमिली वीज़ा होता है और स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा का खर्चा होगा कि उस लड़के को पहले यहाँ फीस जमा करानी होगी, फिर उसे भी साल भर का खर्चा लेना होगा। तो जिन लोगों ने कैलकुलेट किया उन्होंने बताया कि ये 30-40 लाख का खर्चा है सब कुछ मिला के। इसी तरह एक्सप्रेस एंट्री की तफसीलात आपको मिल जाएगी कहीं और से, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री को समझ लें और जो फैमिली स्पॉन्सरशिप है उसको समझ लें। अगर स्टूडेंट्स के वीज़े पर आने के अखराजात को हम मद्देनज़र रखें तो इसमें जो बड़ा खर्चा होगा वो होगा आपकी फीस, जो आप उस इदारे को अदा करेंगे जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने ली होगी। 1 साल की फीस आप उसको अदा करेंगे आने से पहले, और अकाउंट में आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे, वो खर्चा देखें, और उसके बाद आप यहाँ शुरू में 1 साल जो रहेंगे उसके अखराजात। लेकिन स्टूडेंट्स में बस आने का खर्चा ही बड़ा है। आने के बाद यहाँ पे काम के मौके हैं। दुनिया भर में स्टूडेंट्स को 20 घंटे काम की इजाज़त होती है, यहाँ भी ऐसा ही था। लेकिन हालिया दिनों में जब यहाँ पे शॉर्टेज हुई लेबर की तो हुकूमत ने इसमें नरमी करते हुए स्टूडेंट्स को 40 घंटे काम की इजाज़त दी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 40 से भी ज़्यादा करते हैं, 50, 60, 70 घंटे भी कर लेते हैं, 40 घंटे भी करते हैं, उबर भी चलाते हैं, या फूड पांडा की तरह जो यहाँ एक सर्विस है उबर ईट, उसमें भी वो खाने वगैरह पहुँचाते हैं रेस्टोरेंट से लेके। तो स्टूडेंट्स के तो बहुत मज़े हैं यहाँ पे, खर्चा भी बहुत कम और आमदनी। तो स्टूडेंट्स को पहले टच कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमेशा 4, 6, 5 मिल के घर लेते हैं किराए पे, या एक अगर अपार्टमेंट भी लेंगे 2-3 कमरे का तो उसमें एक कमरे में 2 कम से कम ज़रूर रहते होंगे। तो वो बताते हैं कि उनका खर्चा रहने का $400 से $600 और उनका खाने पीने का, चूँकि ज़्यादातर वो काम करते हैं किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में, और खाना पीना तो इतना महंगा नहीं होता है कि स्टूडेंट के लिए, तो इसमें और 400-600 और ऐड कर दें तो $1000-1200 में अपना गुजारा कर लेते हैं।
बाकी वो जो कमाते हैं, अगर वो $3000 कमाते हैं, 2500 कमाते हैं, तो उसमें से ये खर्चा निकाल के वो पैसे बचा भी लेते हैं, जिससे वो आइंदा की फीसें भी दे सकते हैं, और इसके बावजूद भी वक्त के साथ साथ उनकी आमदनी बढ़ती रहेगी। तो स्टूडेंट्स को तो बिना सोचे समझे जब भी मौका मिले ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो लोग फैमिलीज के साथ माइग्रेट होना चाहते हैं और वो कहते हैं कि चलो पहले मैं वीज़ा ले लेता हूँ विजिट, और वहाँ जाके वर्क परमिट पे इसको कन्वर्ट कर देंगे। विजिट वीज़ा लेने के लिए आपको बिल्कुल मालूम है, हालांकि ये मौजू नहीं है, लेकिन बता दूं कि विजिट वीज़ा आसानी से उन लोगों को मिलता है जिनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा हो, जिसमें 16, 18, 20 लाख रुपए होते हो साल भर में हमेशा, और इससे ये जाहिर हो कि ये फ़र्द यहाँ आके अपना खर्चा उठा सकता है। दूसरा ये कि जो लोग 4-6 मुल्कों में, 8 मुल्कों में गए, उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, तो उनको भी आसानी होती है। लेकिन ओकेजनली ऐसे लोग भी होंगे जिनकी हिस्ट्री के बगैर हो गई होगी, और ऐसे लोग भी होंगे जिनका पैसा कुछ कम होगा अकाउंट में और उनको भी विजिट वीज़ा लग गया होगा। विजिट वीज़ा में जो मेन प्लेयर है वो बताया जाता है कि जो आपका कवरिंग लेटर है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन कवरिंग लेटर में जो आप खूबसूरती से लिखते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे, किस किस से मिलेंगे, और यहाँ आप वापस आके फिर अपने फला काम में आपको अपनी टाइज बतानी पड़ती है कि मैं तो यहाँ प्रोफेशनल हूँ और फला काम कर रहा हूँ, और मैं अपनी ज़मीन कैसे छोड़ सकता हूँ। तो विजिट वीज़ा में वो मेक श्योर करते हैं कि ये विजिटर है, अपना खर्चा भी उठा लेगा, हमारे मुल्क में आके कुछ खर्च करेगा और घूम फिर के अपने मुल्क वापस चला जाएगा। अगर विजिट वीज़ा लेने के बाद आप कनाडा पहुंच चुके हैं तो आपको फिर यहाँ पे वर्क परमिट के लिए प्रोसेस करना होगा। उसका खर्चा ये है कि आप LMIA अगर लेंगे किसी कंसल्टेंट के ज़रिए, तो वक्त के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। कीमत कह रहा हूँ मैं, उसकी फ़ीस कहना चाहिए। ज़ाहिर कंसल्टेंट उसको अपनी फ़ीस कहते हैं कि भाई हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको ज़रूरत है, और उनके ज़रिए आपको मिलाते हैं उनसे और आपको एडजस्ट कराते हैं। तो कभी हम सुना करते थे कि ये $15,000 से शुरू हुआ था, $20,000 खर्च होते थे, इस पे 25 होते थे। मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि इस पे $50,000 खर्च होते हैं। पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होते हैं, और विजिट पे आने पे भी आपने 40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। तो ये 1.5-2 करोड़ की कहानी है। इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे क्या अखराजात हैं एक फैमिली के रहने में। वो तो स्टूडेंट की तरह नहीं है ना कि वो 6-8 लोग मिलकर रह लेंगे या शेयर कर लेंगे और उनका बस खाने पीने का खर्चा होगा, और जहाँ वो काम करते हैं वही खा लेंगे, और वो साइकिल पे भी चले जाएंगे और पैदल भी चले जाएंगे और बस में भी चले जाएंगे। एक फैमिली के अखराजात और उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल बदल जाती है अखराजात के मामले में। और जाहिर है विजिट लेके वो 4 लोग 3 लोग अगर आ रहे हैं तो उसका भी टिकट का खर्चा, और अगर विजिट में भी आपने किसी कंसल्टेंट से हेल्प ली है तो उसका भी खर्चा डालें। तो यहाँ पर सबसे पहला खर्चा फैमिली का होगा रहाइश का। रहाइश में अगर वो घर लेगा किराए पे तो वो $3,000 से शुरू होते हैं, और वो $3,500 तक में उसको एक मुनासिब घर मिल जाएगा जिसमें वो एक फैमिली रह सकती है। अगर वो अपार्टमेंट लेता है रेंटल, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जॉब हिस्ट्री देखी जाती है और आमतौर पर दस्तयाब नहीं होते, तो वो $2,500 के करीब उसको कोई अपार्टमेंट मिल सकता है जिसकी हालत बहुत हाई फाई नहीं होती। लेकिन अगर लग्जरी अपार्टमेंट में रहना चाहता है किराए पे, जिसको कंडोमिनियम अपार्टमेंट कहते हैं, जिसके इंडिविजुअल मालिकान होते हैं, तो वो शुरू होगा $2,800 से, और बाद औक़ात वो भी $3,000 में आपको मिलेगा। तो ये तो खर्चा हो गया। और अक्सर जगहों पे आपको बिजली का बिल देना होगा जो तकरीबन $100 तो ज़रूर खर्चा आएगा। तो आप 3,000 किराया देंगे, $100 बिजली का बिल देंगे, और उसके साथ आपकी दूसरी बड़ी ज़रूरत एक गाड़ी है, क्योंकि हर जगह बसें, हर जगह ट्रेनें नहीं जाती, और लोग ऐसे लोगों को जॉब देना नहीं चाहते जो अपनी गाड़ी नहीं रखते, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो गाड़ी एक लाजमी ज़रूरत है। एक गाड़ी की कीमत अगर हम बताते हैं तो यहाँ पे एक पुरानी गाड़ी कम से कम मुनासिब, जो आपको बर्फ़ में बंद ना हो, ठीक चले, दरमियाने दर्जे की, वो कम से कम शुरू होगी $10,000 से, और $10,000 से $15,000 में एक मुनासिब गाड़ी मिलेगी आपको। ख़रीदने के बाद आप उस गाड़ी को हिला नहीं सकते, नंबर प्लेट नहीं ले सकते मिनिस्ट्री से, जब तक आप उस दिखा ना दें प्रूफ कि आपने मंथली इंश्योरेंस परचेज कर ली है। और 1 महीने की इंश्योरेंस कम से कम नए ड्राइवर को $300 से शुरू होती है, और ये बाद औक़ात $350-400 माहाना भी हो सकती है। और वक्त के साथ साथ जब पुराने ड्राइवर हो जाते हैं तो इंश्योरेंस की रकम कम होती चली जाती है। तो $3100 और इंश्योरेंस के $300, $3400 हो गए। तो जाहिर है उसमें पेट्रोल डलवाएंगे आप, उस पर घूमे फिरेंगे, तो $300 और ऐड कर लें। तो ये 3500 में 300 ऐड करने के बाद $36 से $37 $3800 तक आप पहुंच गए।
और यकीनन उसमें ऑयल चेंज कराएंगे, उसकी मेंटेनेंस होगी पुरानी गाड़ी की, तो साल भर में आप $1,000-1,200 तो खर्च करेंगे ना। तो $100 और ऐड कर लें आप उसमें, तो आप $4,000 सिर्फ गाड़ी और घर पे लगा चुके हैं अब तक। जो जिसमें गाड़ी की परचेज कीमत मैंने खाली मेंशन की है, उसको शामिल नहीं किया। माहाना जो रिकरिंग चार्जेस आपको पे करने होंगे, 4,000 तक आप पहुंच चुके हैं। ग्रोसरी अगर रीजनेबल बहुत कंजूस फैमिली भी है तो वो कम से कम $1,000 से शुरू होगा, और जाहिर है कि जो लोग अच्छा खाते हैं वो इससे ज़्यादा पे करते होंगे। तो अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को तैयार हैं और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का माहौल और वहाँ का स्कूल ठीक है, मुतमईन है, तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल मुफ्त है उसकी तालीम। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं किसी वजह से, जैसे कि बहुत से लोग मुस्लिम प्राइवेट स्कूल में, हिंदू प्राइवेट स्कूल में, सिख प्राइवेट स्कूल में या अलग से अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, उसकी फीस $1,000 महीने से शुरू होती है, और जो बड़े प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और लेकिन इसके साथ साथ सब मानते हैं इस बात को कि प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन का मेयार बहुत हाई होता है। तो अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो जितने आपके बच्चे हैं वो आप ऐड कर दें। अगर नहीं, प्राइवेट स्कूल में नहीं डालना चाहते तो इसको शामिल ना करें। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर रखेंगे, आप इंटरनेट तो लेंगे, और आप टीवी केबल तो लेंगे। हर घर में आजकल 2 से 3 फ़ोन होते हैं और इंटरनेट वाईफाई की ज़रूरत होती है। तो एक फ़ोन का ख़र्चा महीने का $60 से लेके $80 तो होता ही है मिनिमम, और इंटरनेट का खर्चा जो है वो $70-80 होता है। तो आप इसको भी शामिल करें। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो आप घर में बर्तन खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, फर्नीचर लेंगे, और मैट्रेस लेंगे, और टीवी लेंगे, और किचन का कुछ सामान लेंगे, तो उसको भी मैंने ऐड नहीं किया। वो भी चूंकि आप वन टाइम लेंगे तो गाड़ी के साथ आप उसको भी ऐड कर लें। तो जितने खानदानों से मेरी बात हुई है, 4-5 अफराद की अगर फैमिली है तो उनको महीने में $7-8 हज़ार जरूर यहाँ पे खर्च करना होता है। लेकिन जॉब 7-8 हज़ार की किसी फर्द को आते साथ नहीं मिलती है। जॉब आपको वैसे ही मिलेगी और उतनी ही की मिलेगी शुरू में जैसे कि स्टूडेंट्स को मिलती है। यहाँ पर आवरली रेट $17 है, बाद सूबे में वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप 40 घंटे काम करते हैं, मान लेते हैं कि आपको 17 की बजाय $20 पे काम मिल जाएगा, तब भी वीक में आप $800 कमाएंगे, महीने में आप $3200 कमाएंगे, और यकीनन इस पे आपका टैक्स कटेगा 20-25%। तो आपका टेक होम 2400-2500 होगा। तो आप 2400-2500 घर ला रहे होंगे और खर्च कर रहे होंगे 6-7-8 हज़ार। तो आपका शुरू में वो मकसद पूरा नहीं होगा कि आपने पैसे बचाने थे। अभी तो आप खर्चा भी पूरा कर लें तो बड़ी बात है। जाहिर है इसके नतीजे में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी काम करें, आपकी स्पाउस भी काम करें, तो फिर आप स्ट्रगल करके उस लेवल पे आ जाते हैं कि कम से कम बराबर पे आप गुजारा कर लें। तो इन अखराजात का पता होना चाहिए। मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, मैंने डराया नहीं है। मैं एक बुनियादी तौर पर, मेरा ताल्लुक सहाफ़त से है, मैं बहुत शौक से सहाफ़त करता हूँ। मैं अखबार में काम करता था और मैंने एक किताब लिखी है 4 बरस जापान में, और मुझे मौका मिला है जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और कनाडा में दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ, और मुझे मौका मिला है बहुत सारे पाकिस्तानियों को करीब से देखने का, समझने का। और मुझे मालूम है कि मेरे मुल्क के लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो क्यों जाना चाहते हैं, और उनके क्या क्या, उनके सामने कौन सी बातें ऐसी हैं जो उनका इल्म अगर उन्हें हो, उन्हें कम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप सोच समझ के, देख के फैसला कीजिए कि क्या आपको कनाडा आना चाहिए। कनाडा में किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए, किन लोगों को 10 बार सोचना चाहिए, इसके बारे में तो कोई माहिर नहीं बता सकता। आपको खुद देखना है। अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आप यहाँ आने के बाद बेहतर हालत में होंगे और आप इन हालात को फेस कर सकते हैं, तो आपको आने की ट्राई करनी चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत हाई फाई हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो तो वैसे ही घूमते रहते हैं पूरी दुनिया, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, और घूमते फिरते अपने मुल्कों में वापस आ जाते हैं। उनकी अपने मुल्क में एक पोजीशन है और उनको अच्छा लगता है कि वो अपने मुल्क में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आमतौर पर मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, वो देखते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला अपने मुल्क में, तो क्या ही अच्छा हो कि किसी यूरोप अमेरिका के मुल्क में वो जाके ट्राई करें। लेकिन किसी की बात सुनने से पहले आप इंटरनेट पे देखें, दुनिया के हर मुल्क, किस शहर में रहने की क्या कॉस्ट आती है, वो इंटरनेट पे दस्तयाब है। जिन दिनों में अमेरिका में आईटी की कंसल्टिंग करता था तो मैं वक्तन फवक्तन जॉब चेंज कर लेता था और नए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता था। तो किसी भी दूसरे शहर से जब जॉब आती थी तो हम सब लोग पहले इंटरनेट पे जाके देखते थे कि उस शहर में रहने के क्या अखराजात हैं। अगर वो शहर बहुत महंगा है, न्यूयॉर्क की तरह या किसी और शहर की तरह, तो हम कहते थे कि ये सैलरी कम है, इस प्रोजेक्ट के ये रेट कम है क्योंकि वहाँ अखराजात ज़्यादा हैं।
और मूविंग की भी बहुत कॉस्ट आएगी। तो बात सूरतों में वो लोग हमारा प्रोजेक्ट रिवाइज करके पैसे बढ़ा देते थे या मूविंग के एक्सपेंसेस पे करते थे। तो अगर कोई इंडिया पाकिस्तान से भी टोरंटो आना चाहता है या कैलगरी आना चाहता है, किस शहर में आना चाहता है, जाहिर है टोरंटो एक महंगा शहर है, दूसरे सूबों में किराए कम है, लेकिन दूसरे सूबों में आमदनी के जराए बहुत कम है, जॉब्स कम है। सबसे ज़्यादा जॉब ओंटारियो और उसके शहर टोरंटो के अतराफ में मिलती है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनी के हेड ऑफिस यही है। ये नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा शहर माना जाता है। तो यहाँ जो बिज़नेस के इम्कानात हैं, यहाँ पे जो काम के इम्कानात हैं, उसकी कशिश में लोग महंगी किराए के बावजूद यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग घरों से काम करते हैं या जो लोग समझते हैं कि हम टैक्सी चलाएंगे और जॉब करेंगे, वो किसी और शहर में भी रह सकते हैं। आज के इस गुफ्तगू का अख्तिताम इस बात पर करते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहें, सबसे पहले आप हिसाब किताब लगाएं कि क्या आपको वहां जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उस स्ट्रगल में जिस जगह पर आप खड़े हैं, जहां आप कोशिशें कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दें। और इस बात को भी इत्मीनान करें कि क्या आप वहां पहुंच के सर्वाइव कर लेंगे, आपके पास इतने पैसे हैं। और आखिर में क्या वाकई ये चेंज, ये तब्दीली, एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाना, क्या वाकई आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। हर फर्द को अपना फ़ैसला खुद करना होता है और हर किसी की हर बात पे भरोसा नहीं किया जाता। जो आदमी कहता है कि एवरीथिंग इज़ ग्रीन, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े क्या है, जन्नत है, वो अक्सर आपको मरवा देता है। आप अपने हिस्से के काम ज़रूर करें, उसकी भी सुनें, खुद भी रिसर्च करें। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो बताते हैं कि शुरू के दिनों में उन्होंने बहुत मुश्किलात उठाई हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, और उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो फिर उन्होंने सुकून के कुछ दिन देखना शुरू किया है। आज उनके घरों में 3-3, 4-4 लोग काम कर रहे हैं। कोविड के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है सारी दुनिया में, किराए बहुत बढ़ गए हैं। तो जो 20 साल पहले और 15 साल पहले की दुनिया थी, आज की दुनिया वैसी नहीं है। आपको अपने हिस्से का रिसर्च ज़रूर करना है। आपको कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सबको सुनना है। आम तौर पर जो लोग इमिग्रेशन का बिज़नेस करते हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो आपको बताते हैं कि हर चीज़ ठीक है, सब कर लेंगे तो आप भी कर लेंगे, लेकिन आपको फ़ैसला करना। पाकिस्तान के हालात आज के दौर में अच्छे नहीं हैं, काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन बुरा वक्त गुजर जाता है, बुरे हालात अच्छे हालात में बदल जाते हैं। और माजी में इससे ज़्यादा बुरे हालात का सामना पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को हुआ होगा। आपको देखना यह है कि आप उन बुरे हालात में सरवाइव करने की हिम्मत अगर नहीं रखते, घबरा गए हैं, तो आप एक नई जगह पे जाके ज़ीरो से कैसे स्ट्रगल करेंगे। आप इमिग्रेशन के लिए कोशिशें ज़रूर करें, स्टूडेंट वीज़े के लिए ज़रूर ट्राई करें, लेकिन इसको ज़िंदगी का मकसद है, एन ना बना लीजिए। अगर आसानी से हो जाए और आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए, वरना आप जहां हैं, जिस जगह आपने सफ़र करके आगे बढ़ चुके हैं, आप अपना सफ़र जारी रखिए। अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहिए, लोगों का ख्याल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी साबित कदमी, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी का सिला आपको ज़रूर देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश खुर्रम रखे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।